जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए लेकर के आया है पीटी 365। जी हाँ, आपने सही सुना, पीटी 365 हम आपसे चर्चा का बिंदु बना रहे हैं। यह पीटी 365 की जो क्लास है यह है भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित है। स्टूडेंट्स, ना इसमें केवल हम आपसे करंट अफेयर चर्चा का बिंदु बना रहे हैं, बल्कि करंट अफेयर को आपके बेसिक से कैसे कनेक्ट किया जाए उसको भी हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की जो पीटी 365 की 2 क्लासें आपसे हमने ले ली है। जी हाँ, कितनी? 2 क्लासें हमने आपसे चर्चा का बिंदु बना ली है। अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। आज की क्लासेस में हम जो क्लास नंबर 3 है हम आपसे चर्चा का बिंदु बनाएंगे और उसमें हम खासतौर पर संसदीय समितियों के बारे में आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि आपने उस चीज़ को बड़े अच्छे से ऑलरेडी पहले से पॉलिटी को आपने रिवाइज भी किया ही होगा, और नहीं किया है तो आपका कंटिन्यूसली रिवीजन तो चल ही रहा है। तो चलिए हम चलते हैं संसदीय समितियों के बारे में, क्योंकि हमारी जो लास्ट क्लासेस हुई थी वह हमने आपसे देखा था अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में, जो आपका प्रोपर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा का बिंदु बना लिया था। आज की जो क्लासेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह हम करेंगे संसदीय समितियां। जी हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हम आपसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो देखते हैं आज की क्लासेस का पहला टॉपिक जो है हमारे सामने। आई होप कि आपको टॉपिक विजिबल हो रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर बताने का प्रयास करता हूँ पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक दे के रखा है टेलीग्राम का डिस्कशन में, वहाँ पर जाइएगा, क्लिक करें, वहाँ पर आप इसको ले सकते हैं। उसके साथ साथ जिस भी स्टूडेंट्स का कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहता है तो कमेंट्स तो कर ही सकते हैं, परंतु इन सब के अलावा आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। एजुकेशन बायर के नाम की आईडी है। वहीं कुछ स्टूडेंट फेसबुक चलाते हैं तो उनके लिए एक और मैंने आईडी प्रोवाइड करवाई है, सागर चिकारे के नाम की आईडी है। सेम तीनों जगह आपको यही डीपी देखने के लिए मिलेगी, जो लग रही है एजुकेशन बायर का जो लोगो है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं संसदीय समितियों के बारे में। देखिए, संसदीय समिति मतलब कि पार्लियामेंट्री कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी बच्चे 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्थायी, एक होती है अस्थायी। ठीक, जो स्थायी कमेटी होती है ये खास तौर पर 1 वर्ष के लिए इसको बनाया जाता है। तो ये दोनों कमेटियां 1 वर्ष के लिए ही बनाई जाती हैं। ठीक है, 1 सेकेंड रुकिए। तो आपकी 2 कमेटियां होती हैं। ठीक है, और इन सब का जो टाइम होता है वो 1 वर्ष का ही खास तौर पर होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये चर्चाओं में रही तो उसी में से एक कमेटी आपने देखा होगा चर्चाओं में रही। दो मेरे माइंड में रिकॉल हो रहा है वो कुछ कमेटियों का नाम यहाँ पर लिखा गया है। एक कमेटी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही थी जिसका मैं नाम आपसे जिक्र करूंगा इस क्लासेस में ही, वो थी एथिक्स कमेटी। थोड़ा ध्यान में रखेंगे, एथिक्स कमेटी। बच्चे इसको एक बार अपने स्तर पर आप पढ़िएगा। एथिक्स कमेटी जो महुआ मोत्रा है, सांसद है, ठीक है, बंगाल की सीट से आई थिंक ये आती हैं चुन करके। तो इनकी सदस्यता इनकी सांसद को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इन पर ऐसे आर्ग्यूमेंट लगाए गए थे कि ये क्वेश्चन जो पूछती हैं उसके ये किसी ऐसे कॉरपोरेट घरानों से क्या करती हैं, पैसे लेती हैं और फिर क्वेश्चन पूछती हैं। तो उनको लेकर के एक कमेटी चर्चाओं में रही थी, इथिक्स कमेटी। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। परंतु इसमें जो चर्चाओं में रही है सुर्खियों में आप देखोगे, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इसके पुनर्गठन के लिए लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया। अब देखिए, यहाँ पर जो है आपकी लोक लेखा समिति होती है और एक प्राक्कलन समिति होती है। प्राक्कलन जो समिति है बच्चे, इस पर कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। यह पार्लियामेंट्री समितियों में सबसे बड़ी समिति होती है। इसके अंदर 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से, आप देखोगे लोकसभा से चुन करके आते हैं। किससे आते हैं? लोकसभा से सदस्य चुन करके इसके आते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखना है। संसद समितियों के बारे की बात कर लें तो इसका तात्पर्य ऐसी समिति होती है जो सदन द्वारा नियुक्त या फिर निर्वाचित होती है या अध्यक्ष द्वारा नामित होती है, जो अध्यक्ष के निर्देशों में कार्य करती है।
ये सदन या फिर अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं और इन समितियों के लिए सचिवालय सहायता की व्यवस्था लोकसभा सचिवालय द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि संसदीय समितियों के इतिहास की बात कर लें तो इनको खास तौर पर ब्रिटिश के समय से जोड़ा गया है। मतलब कि ये समितियां अपना जो प्राधिकार प्राप्त करती हैं, जैसे संविधान का अनुच्छेद 105 और 118 से प्राप्त करती हैं। आइए जान लेते हैं 105 और 108 के बारे में। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 105 जो कहता है ये खासतौर पर सांसदों के विशेष अधिकारों की बात करता है। वहीं 118 में संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। आइए बात कर लेते हैं कुछ संसदीय समितियों के प्रकार के बारे में, जिस पर मैंने आपसे अभी चर्चा की थी। देखिए, आयोग की आपको चीजें विजुअल हो रही है। देखिए, एक रहे कि संसदीय समितियों के प्रकार, इसमें एक होती है तदर्थ समिति, जो कि आपकी एडहॉक कमेटी इनको कहा जाता है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष कार्य के लिए इनको गठित किया जाता है। एक होती है स्थायी समिति, ये तो खासतौर पर रहेंगी। जो आपकी तदर्थ समिति होती है, एडहॉक कमेटी होती हैं, इन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए गठित किया जाता है और जब ये समितियां सौंपे गए कार्य का पूरा कर लेती हैं तो ये विघटित हो जाती है। मतलब कि एक तरीके से ये टेम्पररी होती है। जैसे रेलवे कनेक्शन समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन पर संयुक्त समिति आदि। स्थायी समितियों की बात कर लें तो ये स्थायी और विनियमित समितियां होती हैं और समय समय पर इनका गठन किया जाता रहता है। ये खासतौर पर वित्त समितियां, विभागों से संबंधित स्थायी समितियां, अधीनस्थ और विधान समितियां इत्यादि इसके रूप में जानी जाती है। आइए जान लेते हैं जो ये चर्चाओं में रही है समितियां, इनके बारे में। देखिए, लोक लेखा समिति की बात कर लें। लोक लेखा समिति खासतौर पर इसका जो गठन किया गया था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के समय वर्ष 1921 में मार्टिन्यू चैम्सफोर्ड सुधार के आलोक में किया गया था। जी हाँ, कब किया गया था? पहली बार जो इसका गठन हुआ था 1921 में हुआ था, उस समय मार्टिन्यू चैम्सफोर्ड सुधार के। इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो आते हैं इसमें लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुन करके आते हैं। इसके कार्यकाल की बात कर ले तो भारत सरकार के राजस्व और व्यय का लेखा इसका परीक्षण करना होता है। जो लोक लेखा, ठीक है, उसमें ये काम करती है। प्राक्कलन समिति की बात कर लें, ये आफ्टर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में इसका गठन किया गया और लोकसभा के इसमें 30 सदस्य शामिल होते हैं। इसमें कोई भी मेंबर्स आप देखोगे राज्यसभा का नहीं होता है। यह कार्य आप देखोगे प्रशासन की दक्षता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों में सुझाव देना होता है। यह समिति यह जांच करती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से आवंटित किया गया है या नहीं। उसके बाद आती है संसदीय राजभाषा समिति। कुछ ऐसी समितियां होती हैं जो संसद पर भाषाओं के बारे में चर्चा परिचर्चा करने का प्रयास करती हैं। उसी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति, मतलब कि आप देखोगे PCOL का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। संसदीय राजभाषा समिति की बात कर लें तो इसका गठन राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा सेक्शन नंबर 4 के अंतर्गत 1976 में किया गया था। इस अधिनियम में सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी को अपनाने का उपबंध भी किया गया है और इसके अलावा अधिनियम के लागू होने में 10 वर्ष बाद राजभाषा समिति का गठन का प्रावधान किया गया। मतलब कि हर एक 10 वर्ष के बाद में इसका गठन किया जाता है। इसको भी क्या है, आपको ध्यान में रखना है। सदस्यता की बात कर लें तो इस समिति में 30 सदस्य होते हैं। कितने? 30। इसमें 20 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से चुन करके आते हैं। इनका जो चयन होता है बच्चे, आप देखोगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संकीर्ण मत के माध्यम से होता है। कार्य की बात कर लें तो संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समीक्षा और राष्ट्रपति के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना इनका कार्य होता है। वहीं पर आती है राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति। अब ये भी चर्चाओं में रही है क्योंकि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए 12 विपक्षीय सांसदों को कदाचार का दोषी पाया है, ऐसा देखने के लिए आया है। आइए जान लेते हैं राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के बारे में। यह संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन की जांच और इससे जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि संसदीय विशेषाधिकार वास्तव में संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए दिए गए कुछ विशेष अधिकारों का उन्मुक्तियां हैं। मतलब कि जो प्रिविलेज होती हैं उनकी उन्मुक्तियों की बात यहाँ पर की जाती है। इस समिति में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं और उन्हें राज्यसभा का सभापति नामित करता है।
वहीं लोकसभा की विशेष अधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष उनको नामित करता है। राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति का अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों में से ही नियुक्त होता है और उसकी नियुक्ति राज्य के सभापति द्वारा की जाती है। वहीं आता है कैबिनेट समितियां। आप देखेंगे ये जो कैबिनेट समितियां होती हैं, ये केंद्र सरकार के 8 कैबिनेट समितियों का एक गठन किया जाता है। कैबिनेट समितियां या फिर मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में हम देखें तो ये खासतौर पर संविधानेतर मतलब कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रकृति की होती हैं, यानी संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं होता। ये समितियां भारत सरकार द्वारा कार्य संचालन नियम 1961 के तहत गठित की जाती हैं। कैबिनेट विशेष क्षेत्रों में निर्णय लेने में मदद के लिए समिति सीमित, आप देखोगे ये समिति प्रणाली का उपयोग करती है। राजनीतिक मामलों में समिति, आर्थिक मामलों में समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो थोड़ा ध्यान में रखना है, यहाँ पर थोड़ा मोस्ट हो जाएगा। राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति की समिति, इन सब की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। इनमें आमतौर पर केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, हालांकि गैर कैबिनेट मंत्रियों को कोई सदस्यता नहीं रखी गई है। ठीक है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है राजनीतिक मामलों की समिति, आर्थिक मामलों की समिति और नियुक्ति समिति, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो कि संसदीय मामलों की समिति होती है तो उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होम मिनिस्टर होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। चलिए, ये आपका था जो समिति से लेकर के था, कमेटी वाला जो टॉपिक था ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है उसकी बात कर लेते हैं, वो है आपका संसद का सचिवालय, मतलब कि आप देखोगे सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट्स। देखिए ये सुर्खियों में क्यों रहा है, हुआ क्या महोदय, आप देखोगे भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष? 75 वर्ष भारतीय पार्लियामेंट जो है उसके हो चुके हैं। ठीक है, इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रियाओं, परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। क्या है इसका संवैधानिक प्रावधान, डाल लेते हैं नजर। संविधान के अनुच्छेद 98 संसद के प्रति एक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा। बात कर लें कि संसद के बारे में, तो संसद कानून द्वारा संसद के प्रति एक सदन के सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति तथा उनकी सेवाओं की शर्तों को विनियमित कर सकती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भांति अनुमति देता है। संविधान के अनुच्छेद 187 में कहा गया है कि अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालयों के लिए संविधान के अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं। वहीं राज्यसभा और लोकसभा 1952 अस्तित्व में आई थी। अब देखिए ये क्यों चर्चाओं में रहा है। हालांकि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय ही कहा जा रहा है। इसके विपरीत राज्यसभा के राज्य परिषद सचिवालय का नाम एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था। वर्ष 1954 में दोनों सचिवालयों के नाम बदल करके क्रमशः राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया। दोनों सदनों के सचिवालयों के कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है और इन 10 सेवाओं में विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक सेवाएं, शब्द तक आप देखोगे बर्मेंटिम्स, रिपोर्टिंग सेवाएं आदि शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति अपने अपने सचिवालयों में नए पद सृजित कर सकते हैं। हालांकि ये श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्वक परामर्श करना अनिवार्य है। दोनों सदनों के महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समक्ष होता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। इन सब के अलावा हालांकि वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर रखा जाता है, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को 23वें स्थान पर रखा जाता है। आइए बात कर लेते हैं सचिवालय के कार्य के बारे में। कई बार आपसे यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय सहायता उपलब्ध कराता है। इन सब के अलावा विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स प्रकाशित करना भी होता है। वेतन व अन्य भत्तों का भुगतान, इन सब के अलावा महासचिव द्वारा पीठासीन अधिकारियों को सहायता और सलाह देना भी होता है। सदनों की प्रतिदिन की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित भी करना होता है। सचिवालयों की रचना की बात की जाए तो लोकसभा सचिवालय और राज्यसभा सचिवालय। देखिए, जो आप बात करते हैं लोकसभा सचिवालय के बारे में, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में नियंत्रित कार्य करता है। वहीं इसका प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा का महासचिव होता है।
भर्ती और सेवा शर्तें, खासतौर पर ये लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवाएं प्रकाशित करता है। वहीं राज्यसभा का सचिवालय की बात कर लें तो राज्यसभा का सभापति, मतलब कि कहने का तात्पर्य है आपका बाई प्रेसिडेंट्स, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सचिवालय सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है और भर्ती और सेवा शर्तें, ये राज्यसभा का सचिवालय भर्ती और सेवाओं को देखने का प्रयास करता है, मतलब कि वो सारे काम इसी के तहत आते हैं। वहीं शर्तों की बात कर लें, ये अधिनियम 1955 के तहत शासित होती हैं और इन नियमों में राष्ट्रपति को लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श पर ख्यापित, मतलब कि प्रोमुलेटेड किया जाता है। वहीं नियम 1957 में राज्यसभा में राष्ट्रपति, ठीक है, तो ये सभापति को करते हैं। तो ये था आपका खासतौर पर जो भी आपका सचिवालय था और कमेटियाँ, ये दो टॉपिक्स खासतौर पर रहे हैं चर्चाओं में, तो उस पर हमने आपसे डिस्कस किया। कुछ ऐसे अदर्स इंपोर्टेंट्स न्यूज़ रहे हैं, जैसे आइए देख लेते हैं उसमें से कौन कौन से इंपोर्टेंट्स न्यूज़ हैं। जैसे कैबिनेट सचिव, जिसको आप कैबिनेट सिक्योरिटी, जितने भी आईएएस होते हैं सबको तो नहीं, ये एज के हिसाब से यहाँ तक आपका अंतिम होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। ये बहुत अंतिम में जाते जाते आप जब 55 के, ठीक है, या फिर 58 के या 60वें वर्ष में, कभी कभी 60वें वर्ष में भी कुछ को मिला है, तो ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर जाने का सौभाग्य मिलता है, काम करने का सौभाग्य मिलता है। वो शक्ति यहाँ पर आईएएस के हाथ में ही होती है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति, मतलब कि एसीसी ने नए कैबिनेट सचिव की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उसका कार्यकाल 30 अगस्त 2024 से 2 वर्षों के लिए होगा, मतलब कि फिर 2 वर्ष बाद 58 का हो गया है वो व्यक्ति, याद रखना। अब 2 मतलब कि 2 वर्ष और लगा लीजिए, तो 60 में रिटायर होना है, तो बस वो व्यक्ति 2 साल रहेगा। कैबिनेट सचिव के बारे में आइए जान लेते हैं। इसकी नियुक्ति, कैबिनेट की नियुक्ति की समिति आप देखोगे वरिष्ठता सह सहयोग के आधार पर की जाती है। वह भारत सरकार कार्य का आवंटन नियम 1961 और भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य कार्यों की बात कर लें तो केंद्रीय मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना, मंत्रालयों और विभागों के बीच में मतभेदों को दूर करना आदि। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, मतलब कि आप देखोगे सीबीएसई का पदेन अध्यक्ष होता है। इन सब के अलावा कैबिनेट सचिव के पास केंद्र सरकार के विभागों के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है और उसे केंद्र सरकार के सचिवों के बीच सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। मतलब कि कल आप भी जब कलेक्टर बन जाओगे तो आपको भी ये सौभाग्य मिलेगा कि आप भी कैबिनेट सचिव बन सकते हैं। दूसरा टॉपिक आता है आपका संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। अब आपने सुना होगा प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू पार्लियामेंट्स, और अभी बजट चर्चाओं में आने वाला है, तो मैं बजट पर थोड़ा सा आपसे ज़रूर चर्चा करूंगा, बजट की क्लास में ज़रूर लूंगा, कैसा बजट रहेगा, ठीक है, ओवरव्यू इसका जरूर आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी भी एक सदन या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण कर सकेगा। हालांकि संविधान के लागू होने से लेकर अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने इस प्रावधान के तहत अभिभाषण नहीं किया है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 87 में ऐसे 2 अवसर दिए गए हैं जब राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विशेष अभिभाषण देता है। 2 अवसर हैं, जैसे प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में आरंभ, और दूसरा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में आरंभ। मूल संविधान में बात कर लें तो संविधान के मूल संविधान का अनुच्छेद 71 का 87 का ए कहता है, प्रत्येक सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रावधान था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इस प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है। तो ये भी चर्चाओं में रहा था। आपने देखा होगा ओथ ऑफ मोशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि जो संसद सदस्यों की शपथ है उसको लेकर के ओथ वाला एक आता है, तो इसको ध्यान में रखना है कि कौन शपथ दिलाता है, कोई नहीं। जैसे आपने देखा होगा संविधान का एक आर्टिकल है 74, उसके तहत क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ये प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही जो अदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको भी प्रेसिडेंसी शपथ दिलाते हैं, और ये होता है 75 के तहत, आर्टिकल 75 के तहत, ठीक है। उसी में से कुछ ऐसे सांसद होते हैं, देखिए सबको तो नहीं, जो कैबिनेट लगभग कितने हैं, लगभग मुझे लगता है कि 47 ऐसे सदस्य हैं, 46-45 समथिंग इतने ही हैं, ठीक है, क्योंकि 15% ही होगा टोटल का, आप निकालेंगे तो आपको वो आंकड़ा मिल जाएगा कितने सदस्य होंगे, ठीक है। परंतु आपने देखा होगा जो अन्य सांसद हैं, भाई टोटल तो सदस्य 550 है ना, अब 2 तो खत्म कर दिए गए, और 500
जो आपके 43 हैं उन पे इलेक्शन होता ही है 543 पे। तो 543 को अब शपथ भी दिलवानी है, तो उनमें से जो शपथ दिलवाई जाएगी वो कौन दिलवाता है? देखिए, संसद सदस्यों की शपथ की बात कर लें, ऑथ ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए नवनिर्वाचित सांसदों मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ दिलवाएगी, एमपीज को। शपथ से संवैधानिक क्या है संबंधित प्रावधान? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 99 संसद सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा ज्ञान से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस उद्देश्य से नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ के प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। जब आप शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 पढ़ते हैं, जैसे शेड्यूल 1 की बात कर लें तो उसमें केंद्र और भारत राज्यों का एक, ठीक है, देश होगा, उसकी बात की गई है, जैसे आर्टिकल 1 भाग 1 और शेड्यूल भी 1। दूसरे में वेतन भत्तों की बात की गई है, तीसरे में शपथ की बात की गई है, चौथे में राज्यसभा में शेड्यूल की बात की गई है। तो वही सारी चीजें आपको हैं, तो शेड्यूल भी आपको पता होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य शपथ लिए बिना सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 104 में दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इस नियम का अपवाद कोई व्यक्ति सांसद के लिए चुने बिना किसी भी मंत्री बना सकता है। देखो, ये ध्यान में रखना है, कोई भी मंत्री बन सकता है, परंतु उसे 6 महीने के भीतर क्या करना होगा? सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। मैं कहूं, अगर आपका नाम इलेक्शन जो इलेक्टेड रोल होता है, ठीक है, इलेक्टेड जो रोल होता है, मान लीजिए अगर आपका नाम उसमें है तो आप पीएम बन सकते हैं अगर आपकी उम्र 25 वर्ष है तो, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को, क्योंकि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आ चुका है, इलेक्शन लिस्ट में आ चुका है और आप 25 वर्ष के हो गए हैं, तो आप प्रधानमंत्री बन चुके हैं, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर क्या करना है? लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबर बनना है, और जब प्रधानमंत्री हो तो मेंबर तो बनोगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। देखिए, शपथ अंग्रेजी या फिर संविधान में अनुसूचित 22 भाषाओं में से किसी में भी ली जा सकती है, तो ये भी ध्यान में रखना है, कोई इसमें मैंडेटरी नहीं है कि इसी भाषा में होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लें, जो आपका पार्ट नंबर 3 है, मैंने कहा था इसमें 10 क्लासेस होंगी, लगभग 8 इसमें पार्ट हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका पार्ट नंबर जो 3 है, अब यूनिट नंबर आपका 3 है, इशू रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, कुछ ऐसे हम मुद्दों को उठा रहे हैं जिसमें खासतौर पर ज्यादा मुद्दा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। तो हम पार्ट नंबर 3 को क्या करेंगे बच्चे, अगली क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब तो आपकी क्लास डेली होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, अगले पार्ट में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहें, पॉलिटी को रिविजन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नागरिकता सिटीजनशिप का जो टॉपिक होगा उसको मैं कल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, बाय।